गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख का पार्ट नंबर 1 रीड करेंगे। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यानी लेन देन प्रणाली का एक जरिया है। इससे वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। लेन देन में मुद्रा के बदलती सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई भी आदान प्रदान न हो, लेकिन बाद में भुगतान करने का वादा हो। साख जो है, साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। साख, इसलिए इस अवधारणा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी साख व्यवस्था में किन पहलुओं को देखा जाता है, इसका लोगों पर क्या असर होता है। आसपास की दुनिया में हज़ारों तरह की साख व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को भी इस परिवेश से जुड़ी हुई साख व्यवस्थाओं के जरिए उन्हें विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए। साख से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा जो सभी के लिए उपलब्ध हो, ख़ास तौर से गरीबों के लिए, यानी यथोचित शर्तों पर। जो शर्तें होती हैं वो साख के ज़रिए ही पूरी करके आपके पास जो एसेट हैं उसके ज़रिए आपको मुद्रा दी जाती है। इसके बिना इस वर्ग का बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाता है। बहुत से नवीकरण प्रयास जैसे ग्रामीण बैंकों विद्यार्थी अवगत हो सकते हैं। ख़ास तौर से विकासशील देशों के सामने ये सामाजिक चुनौती भी है। आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के ज़रिए ही क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर वह इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। ज़रा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूँ से विनिमय करता है तो उसे कितनी कठिनाई होती है। पहले उसे गेहूँ बेचने वाले को ढूंढना होगा, फिर उसको जूते खरीदने वाले की ज़रूरत को भी समझना होगा। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा, न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि साथ में वो जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने की सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। कहते हैं एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, वही दूसरा व्यक्ति वस्तु खरीदने की इच्छा भी रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना एक विशेष बात होती है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसे जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाज़ार में गेहूँ या अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा के जो आर्थिक रूप हैं, आधुनिक रूप, हमने देखा कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। अनाज और पशुओं का आपस में लेन देन किया जाता था। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक भी रहा। करेंसी
मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं इनमें करेंसी यानी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो मुद्रा पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं और सोना चांदी तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी थी। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है।